हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लेसन नंबर 9 के किसी एक टॉपिक की चर्चा करते हैं जिसका नाम है प्रकाश का अपवर्तन। हम प्रकाश का अपवर्तन चालू करें उसके पहले कुछ बेसिक इसके जो कॉन्सेप्ट होते हैं, कुछ छोटी छोटी परिभाषाएं होती हैं, उसका स्टडी करना ज़रूरी है। कारण कि वो परिभाषाएं या वो शब्द इस परिभाषा के अंदर आते हैं जो हमको कहीं ना कहीं उपयोगी होंगे। देखें, हम कुछ बातें तो पहले से जानते हैं। क्या जानते हैं कि माध्यम अगर दो प्रकार के हम बना देते हैं। पहला माध्यम हम बना देते हैं, यह हमारा माध्यम 1 है। दूसरा मैं कोई माध्यम इस प्रकार का बना देता हूं जिसका नाम मैं लिख देता हूं कि ये मेरा कौन सा माध्यम है। तो ये मेरा माध्यम कौन सा होगा? 2 नंबर का माध्यम होगा। और दो माध्यमों को जो अलग करने वाले जो हिस्सा होता है या अलग करने वाली जो बाउंड्री लाइन होती है वह हमारी क्या कहलाता है? परिसीमा कहलाता है। दूसरी चीज, दो प्रकार के माध्यम हमारे पास में चलते हैं। यह माध्यम 1 और माध्यम 2, या तो आपका माध्यम विरल हो सकता है या हमारा माध्यम क्या हो सकता है? सघन हो सकता है। विरल माध्यम की परिभाषा क्या है? तो अगर प्रकाश किरणें जो हैं या प्रकाश की चाल जो है जिस माध्यम में सर्वाधिक होती है, जहां प्रकाश की चाल सर्वाधिक पाई जाती है, वह हमारा माध्यम क्या कहलाता है? विरल कहलाता है। जबकि जहां पर प्रकाश की चाल कम हो जाती है किसी दूसरे माध्यम की तुलना में, तो वो हमारा कौन सा कहलाएगा? सघन माध्यम कहलाएगा। जैसे कि हम कुछ उदाहरण से बात करें, क्या एक टॉर्च लाइट लें और अगर उसे कमरे के किसी दीवार के ऊपर अगर हम फोकसित करते हैं तो हमें उसकी जो पूरी इंटेंसिटी है वो देखने को मिलती है, कारण कि हमारे माध्यम के तौर पर केवल और केवल वायु है। दूसरा, अगर हम उसके बीच में कांच की शीट लगा देते हैं, एक कांच की शीट लगा दें और अब टॉर्च लाइट को जलाएं और दूसरी तरफ यदि हम उजाला देखें तो हम पाएंगे कि पहले की तुलना में हमारी तीव्रता कैसी हो गई है? कम हो गई है। क्यों? बीच में एक ऐसा माध्यम आ गया है जिसने प्रकाश की चाल को प्रभावित किया है। तो हमारे लिए विरल माध्यम कौन सा रहा? तो वायु है वो कौन सा रहा? विरल माध्यम। कांच है वो कौन सा रहा? तो सघन माध्यम हमारा क्या रहा? कांच रहा। क्यों? क्योंकि वहां प्रकाश की चाल क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो जिस माध्यम में प्रकाश की चाल सर्वाधिक हो वह विरल माध्यम कहलाएगा, एवं जिस माध्यम में प्रकाश की चाल कम हो जाती है वह हमारा कौन सा कहलाता है? सघन माध्यम कहलाता है। देखें, परिभाषा कुछ इस प्रकार की है। यदि कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से चलकर आए, हमने किसी प्रकाश किरण को एक माध्यम से चलकर लाए हैं, इस पॉइंट पर पहले मैं एक अभिलंब का निर्माण कर देता हूं। किसका निर्माण कर देते हैं? अभिलंब का। अब मुझे माध्यमों के नाम भी देने पड़ेंगे। जैसे कि एक में माध्यम कौन सा दे देता हूं? विरल। और यह जो मैंने माध्यम बनाया इसको मैं क्या नाम दे देता हूं? सघन माध्यम दे देता हूं। तो यदि कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से चलकर परिसीमा पर आपतित होती है और यदि वह अपने मार्ग से विचलित हो जाए, मार्ग से विचलित होने का मतलब सीधी सीधी जानी चाहिए थी लेकिन अपने मार्ग से हट जाए कुछ इस प्रकार से, तो प्रकाश की इस घटना को क्या कहा जाता है? प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है। कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से चलकर आए, परिसीमा पर टकराए और अपने मार्ग से विचलित हो जाए, प्रकाश की यह घटना क्या कहलाती है? तो प्रकाश का अपवर्तन। अब विचलन हमारा दो प्रकार से हो सकता है। किस प्रकार से? यदि हमारी प्रकाश किरण जो है वो कहां से कहां पर आपतित हो, ये तो यदि प्रकाश किरण विरल माध्यम से, कौन से माध्यम में आपतित होती है? सघन माध्यम में, तो जो अपवर्तित प्रकाश किरण जो होगी वह हमेशा अभिलंब की ओर झुक जाएगी। कहां की ओर झुक जाएगी? अभिलंब की ओर झुक जाएगी और झुक जाएगी। लेकिन यदि प्रकाश किरण की घटना कुछ ऑपोजिट होती है, ऑपोजिट होने का मतलब पहले यहाँ की चर्चा कर लेते हैं। ये हमारा विरल माध्यम है, प्रकाश किरण सीधी सीधी निकलनी चाहिए थी लेकिन दूसरा माध्यम सघन था। यह कारण है कि वो कहाँ की ओर झुक गई है? तो अभिलंब की ओर प्रकाश किरण क्या हो जाती है? झुक जाती है। कुछ कोणों का निर्माण कर देते हैं। कौन कौन से कोण? आपतित प्रकाश किरण और अभिलंब के मध्य बनने वाला कोण हमारा आपतन कोण कहलाता है, जबकि अपवर्तित प्रकाश किरण और अभिलंब के मध्य बनने वाला कोण क्या कहलाता है? अपवर्तन कोण, जिसे अंग्रेजी में रिफ्रैक्शन एंगल कहते हैं। यह कारण है कि इसे भी किससे दर्शाया जाता है? स्मॉल आर से। तो यदि विरल से सघन में कोई प्रकाश किरण आपतित हो तो वह अभिलंब की ओर क्या हो जाती है? झुक जाती है। लेकिन यदि प्रकाश किरण कैसे आपतित होती है? तो सघन माध्यम से। सघन माध्यम से कहां की ओर आपतित होती है? विरल माध्यम में आपतित होती है। तो अभिलंब की ओर झुकने की जगह प्रकाश किरण क्या हो जाएगी? तो अभिलंब से दूर हो जाएगी। अभिलंब से दूर हो जाएगी, दूर हो जाती है। ये हमारे दो नियम हमको याद होने चाहिए कि यदि प्रकाश किरण विरल से सघन में जाए तो अभिलंब की ओर झुक जाती है, लेकिन अगर सघन से विरल में आए तो अभिलंब से क्या हो जाती है? दूर हट जाती है। इसका अपन डायग्राम के थ्रू समझते हैं। जैसे हमारा यहाँ पर हमने कोई माध्यम बनाया है, यहाँ पर एक अभिलंब का निर्माण करते हैं। यदि प्रकाश किरण यहीं से आपतित हो जाए, अर्थात कौन से माध्यम से आपतित होती है? सघन माध्यम से। कहां पर जाने चाहिए? विरल माध्यम में। तो प्रकाश किरण जो है वह अभिलंब से क्या हो रही है? हमारे पास में दूर हट रही है। जानी तो बिल्कुल सीधी चाहिए थी लेकिन सघन से विरल माध्यम होने के कारण वह अभिलंब से क्या हो रही है? दूर हो रही है।
यहाँ पर हमारे आई जो है वो बनने वाला आपतन कोण होगा और यहाँ पर आर जो है वो कौन सा कोण कहलाएगा, अपवर्तन कोण कहलाएगा। तो यह हमारा विरल से सघन माध्यम का अपवर्तन है, जबकि यहाँ पर सघन से विरल माध्यम का अपवर्तन होगा। दूसरा, क्या अपवर्तन के सर कुछ उदाहरण मिल सकते हैं? तो बिल्कुल मिल सकते हैं। क्या है अपवर्तन के उदाहरण? देखिएगा, अपवर्तन के हम सामान्य उदाहरण देखते हैं कि सूर्य जो है वह सूर्योदय के पहले और सूर्यास्त के बाद तक दिखाई देता है, और यह किसका उदाहरण रहेगा हमारे पास में? अपवर्तन का उदाहरण रहेगा। दूसरा, अगर कोई कॉइन है, कोई सिक्का है, उसे सामान्य अवस्था में देखा जाए तो हमें सिक्के का आकार है वैसा का वैसा दिखता है, लेकिन यदि उसी सिक्के को पानी से भरे ग्लास के अंदर रख दिया जाए और फिर उस सिक्के को देखें तो हम देखेंगे कि सिक्का नीचे की सतह से ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है, और यह किसके कारण होता है? तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। इसी प्रकार इसके दो नियम आते हैं। कौन कौन से नियम आते हैं? पहला नियम कौन सा होता है? तो ये रही हमारी आपतित किरण, ये हमारा अभिलंब है और ये हमारी अपवर्तित किरण है। आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होने चाहिए। कौन कौन से पॉइंट होने चाहिए? एक तो हमारे पास में कौन सी किरण होनी चाहिए? आपतित किरण। एक कौन सी किरण होनी चाहिए? तो अपवर्तित किरण होनी चाहिए। और एक हमारे पास में कौन होना चाहिए? अभिलंब होना चाहिए। ये तीनों की तीनों कहाँ पर होने चाहिए? तो एक ही तल में होने चाहिए, एक ही तल में होने चाहिए। और दूसरा नियम क्या कहता है? तो हमने दो प्रकार के कोण बनाए हैं। कौन कौन से? एक तो है कोण आई और दूसरा कौन सा है? तो कोण आर। इन दोनों कोणों से संबंधित एक नियम आता है। क्या नियम आता है? कि आपतन कोण की जो जा होती है, हम आपतन कोण को किससे दर्शाते हैं? आई से दर्शाते हैं। जा का अर्थ यहाँ पर किससे लिया गया है? साइन से लिया गया है। आपतन कोण की जा एवं अपवर्तन कोण की जा। अपवर्तन कोण कितना होता है? तो आर होता है, और उसकी जा मतलब इसको भी किसकी फॉर्म में ले लेना है? साइन की फॉर्म में ले लेना है। आपतन कोण की जा एवं अपवर्तन कोण की जा, इन दोनों का अनुपात जो है वो हमेशा एक नियतांक होता है। क्या होता है? नियतांक होता है, जिसे माध्यम के अपवर्तनांक से भी दर्शाया जाता है। अपवर्तनांक का मतलब यहाँ पर साइन आई बटे में कितना चलेगा? तो साइन आर। आर इक्वल टू इसको दर्शाया जाता है म्यू से, और म्यू हमारा क्या होता है? तो इसे अपवर्तनांक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अपवर्तनांक कहा जाता है। जहां पर साइन आई क्या है? तो इसे पढ़ते हैं आपतन कोण की, आपतन कोण की जा पढ़ा जाता है। क्या पढ़ा जाता है? जा। दूसरा, साइन आर क्या कहलाता है? तो इसे कहते हैं अपवर्तन कोण की, अपवर्तन कोण की जा पढ़ा जाता है। अपवर्तन कोण की जा पढ़ा जाएगा। तो आपतन कोण की जा और अपवर्तन कोण की जा का अनुपात एक नियतांक होता है, जिसे माध्यम का क्या कहते हैं? अपवर्तनांक। एवं इस नियम को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसे स्नेल का नियम भी कहा जाता है। कौन सा नियम कहा जाता है? स्नेल का नियम। ये हमारे प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित कुछ नियम हो गए। तो प्रकाश का अपवर्तन हमको अच्छे से समझ में आया। अपवर्तन में दो घटनाएं हो सकती हैं। यदि विरल से सघन में गई प्रकाश किरण तो अभिलंब की ओर झुकेगी, सघन से विरल में आई तो अभिलंब से क्या हो जाएगी? दूर हट जाएगी। दो नियम है, आपतित किरण, अपवर्तित किरण, अभिलंब तीनों एक ही तल में होने चाहिए। दूसरा, आपतन कोण की जा और अपवर्तन कोण की जा का अनुपात एक नियतांक होता है, जिसे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। एवं इस नियम को किस नाम से जाना जाता है? स्नेल के नियम के नाम से जाना जाता है। धन्यवाद आप सभी का।